देखो इसमें क्या है, सब में सम है। हाँ तो सब में थ्योरी भी है। थ्योरी नहीं इसी सब में नहीं है। प्रैक्टिकल है 10 चैप्टर में इसमें थ्योरी नहीं है। नहीं। देखो तुम लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 साल से चेंज हो गया मतलब क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है ठीक है जिसको बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस 2024 में 20% या 25% था क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस फिर अभी जो है इसको बढ़ा दिया वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस क्या है ये कोई बहुत डरने वाला बात नहीं है इसमें स्टूडेंट्स को पूरा डेप्थ में पढ़ाना पड़ता है ठीक है मतलब इसका जितना थ्योरी नॉलेज भी है वो भी बताएंगे और तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज क्रिटिकल थिंकिंग जो क्वेश्चन आएगा उसका तुम आंसर नहीं दे पाओगे दूसरा बात क्वेश्चंस कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं पूछा है ये इन लोगों का क्या पैटर्न हो गया है मान लो ये 10 चैप्टर इसमें है और उसमें होगा 4 चैप्टर है ठीक है 4 ही है। हाँ 4 चैप्टर इसमें है तो वो लोग सारा चैप्टर से क्वेश्चन रेस करेगा ये नहीं कि किसी को छोड़ेगा वो क्या कर रहा है वो लोग क्वेश्चंस को छोटा कर दे रहा है जिसका वजह से क्या है मार्क्स कम रहेगा तो चैप्टर्स पूछने का जो रहेगा उन लोगों के पास ऑप्शंस पूरा रहेगा हाँ ऑप्शंस रहेगा उसमें ठीक है तो ये बात की याद रख लेना तो जो भी पढ़ाएंगे उसके बाद घर में इसको रीड करके दिमाग में रखना है और सारा चैप्टर्स प्रैक्टिकल है ठीक है सिर्फ तुम्हारा उसमें जो है दूसरे वाले बुक जो है उसमें जो पहला चैप्टर होगा वो थ्योरी है शायद ठीक है उसमें से 4 नंबर का आता है इसका जो पार्टीशंस किया हुआ है ऐसे ये पूरा पार्टनरशिप है ये हो गया कंपनी फाइनल अकाउंट जो है कंपनी का इसमें सिर्फ बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 का हाँ वो जो लाइन से लिखा है ऐसे ऐसे नहीं कौन सा मतलब ऊपर में लायबिलिटी रहेगा नीचे में एसेट वैसा हाँ ये कंपनी का बैलेंस शीट इसी में बताया गया ठीक है तो उसमें कैश फ्लो अकाउंटिंग रेशियोज और एक चैप्टर है 2 चैप्टर वो बहुत इजी है लेकिन वो इस पर बेस्ड है तो देखो हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तुमको जब जरूरत पड़ेगा तो मांग लेना लेकिन भेज दिया हम बता रहे हैं देखो एग्जाम के टाइम में तुम ये सोचोगे कि हम एक रात पहले पढ़ लेंगे तो ये होगा नहीं क्योंकि सारा चैप्टर्स लेंथी है ये बात तुम सुन लो हम लोगों के टाइम में चैप्टर्स ज़्यादा था 18-19 चैप्टर था ठीक है तुम लोगों का चैप्टर कम कर दिया है लेकिन वो लोग पूरा चीज़ डाला है समझ में आया तो इस चीज़ को याद रखना अब पेपर हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि एकदम लल्लू हलवा पेपर आएगा ठीक है जैसे कि चीज़ यही सब रहेगा कुछ भी अलग नहीं रहेगा जो पढ़ाई उतना करके तुमको बैठ जाना लेकिन उसको ये मतलब रटने का कोशिश मत करना क्योंकि ये बोर्ड का पेपर है मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा जो काम है अभी पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं अब इसको रिटन प्रैक्टिस अभी से शुरू करना है उसके बाद जब सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो तुमको उसको देख कर रिविजन करना है नहीं तो भूल जाओगे ठीक है बाकी याद रख लेंगे अब देखो पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें हम लोग करेंगे उसका मतलब क्या होता है ये सुनो हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाना सीखे हैं इसमें तो इसमें जो है फाइनल अकाउंट जो होता है ट्रेडिंग और पीएल बैलेंस शीट ये सोल प्रोप्राइटर का और पार्टनरशिप बिजनेस का
सेम वे में बनता है जो हम लोग सीखे हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ हम लोगों को नेट प्रॉफिट तक पता चलता है ना, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। तो सोल प्रोप्राइटर जो रहेगा, मतलब सिंगल पर्सन का अगर वो बिजनेस है तो वो तो उसका प्रॉफिट हुआ है, वो अपना समझेगा। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस रहेगा तो नेट प्रॉफिट तो ट्रेडिंग पीरियड से पता चल रहा है, लेकिन उसको हम लोगों को बांटना होगा। तो बांटने को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। पूछना है, समझ में आ गया? तो यही इसका एक व्यू दे देते हैं सिर्फ। तो ट्रेडिंग पीएल है, मान लो प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन जो बनाएंगे, यही प्रॉफिट, ये तुम्हारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, नेट प्रॉफिट है ये। हाँ, पहले इसको यहाँ पर ये सीडी किए थे, तो यहाँ पर बीडी कर देंगे, ये इस तरफ आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो इसमें हमेशा इस चीज को याद रखना है कि ये जो फिगर आ रहा है नेट प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग पीरियड से आ रहा है, तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। वो जैसे भी घुमाएगा तुम उसको पकड़ लोगे। ठीक है, अभी तो ये समझाएं, अभी इलस्ट्रेशन कराएंगे, तुम्हारा जो बात बोलने का वो सब बताएंगे, तुम्हारा सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें थियोरेटिकल पार्ट है, उसको सुनो। यहाँ पर पार्टनरशिप का डेफिनेशन दिया हुआ है। पार्टनरशिप बोला किसे जाता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब क्या है? पार्टनरशिप कम से कम तो दो रहना पड़ेगा तभी पार्टनरशिप बिजनेस होगा। ठीक है, तो ये इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप बिजनेस होगा, जो कि बिजनेस को चाहे तो सब मिलके चलाएगा या फिर कोई एक आदमी, कोई भी। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछता है, ये समझ में आ गया? तो अब जो पर्सन है, मान लो हम है, तुम है, एक बिजनेस है, तो हम लोग को इंडिविजुअली जो बोला जाएगा, ठीक है, कि हम लोग कौन है, तो हम लोगों को बोला जाएगा पार्टनर्स। ठीक है, और कलेक्टिवली मतलब एक साथ अगर बोलेगा कोई तो बोलेगा ये फॉर्म है। ठीक है, कोई भी नाम रहेगा कंपनी का तो उसका नाम के बाद में फॉर्म वर्ड यूज हो जाएगा। समझ में आया? तो दूसरा बात ये पॉइंट सुन लो। देखो, शुरू में ही बताए हैं, अकाउंट्स में बिजनेस अलग होता है और अकाउंट्स जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये जो है ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप जो है ना, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि अगर फर्म बैंकरप्ट हुआ, बर्बाद हुआ, तो पार्टनर्स लोग का पर्सनल प्रॉपर्टी से भी मतलब है ना बेच बाज के पैसा निकाल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। ये जो अलग अलग है, पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी, सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है,
ये सब सिर्फ रीड करना है और दिमाग में बैठाना है, ये याद याद है? पता है कॉमर्स में भी तो यही पढ़ा हाँ वो तो पता है, इस समय बात बता कर रहे इसको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। यहाँ पर से सिर्फ 2 या 3 याद कर लेना है, जो सबसे छोटा वाला है, 2 या 3 पॉइंट सबसे छोटा वाला याद कर लेना है, क्योंकि वो 2 मार्क्स का ही पूछता है, जो 16 नंबर का आएगा। 16 नहीं 20 होगा, हाँ 20 होगा कि 16 16, वही जैसे 11 में था वैसे। हाँ वही तो पैटर्न है बोर्ड का, 16 नंबर का रहेगा वो, तो वो 2 नंबर का ही रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अगर 2 मार्क्स दे रहा है तो तुम 2 या 3 ही पॉइंट लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा, अगर तुम सोचोगे कि हम एक पेज लिख देंगे कोई फायदा वायदा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये क्या है, पार्टनरशिप डीड के बारे में बता रहे हैं हम, मतलब क्या है, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनता है तो उसमें जो जो कंटेंट्स हेडिंग्स दिखाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब रेयर आता है, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूस वगैरह ये सब नहीं पूछता है। इसका सुन लो, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो रहा है, बोल रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या, तो ये कोई जरूरी नहीं है एग्रीमेंट बनाना, लेकिन क्योंकि आदमी कब बदल जाएगा तो इस वजह से रिटर्न रखना जरूरी है, ताकि बाद में कोई झमेला नहीं हो, ठीक है। अब सुनो यहाँ पर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप बिजनेस को से जो डील करता है एक्ट लॉ, वो एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना। हाँ ये सब बस दिमाग में रखना है, अब ये सब चीज एकदम दिमाग में रट लेना है, ये सब अब अकाउंट से रिलेटेड है। देखो तुम लोग क्या किए ना, एग्रीमेंट तो बना है, लेकिन कभी कभी आदमी क्या होता है ना, बस मतलब बता रहे चल ना ऐसे से बना ले, मतलब ना लिख देते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, तो बहुत सारा पॉइंट्स को मिस कर देते हैं हम लोग। तो उस सिचुएशन में अगर मिसिंग कुछ हुआ, अब बाद में कुछ झमेला हुआ, तो फिर जो तुम लॉ मतलब कहाँ से फिर सेट ये होगा, मतलब ना क्या बोलते हैं उसको, फैसला, तो वो इसी एक्ट में जो लिखा हुआ है वही मानना होगा, ठीक है। मान लो एक एक करके बता रहे, तुम ध्यान से सुनना है और दिमाग में बैठा लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस, तुम पार्टनरशिप बिजनेस किए, तुम पढ़े लिखे थे, तुम बोले ठीक है तुम लोग करो, तुम लोग को जो करना है, कुछ प्रॉब्लम होगा हमको तो कानून पता है, हम बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। तो मान लो कि तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ भी हिस्सा के बारे में लिखे नहीं थे पहले, ठीक है, छूट गया था। अब जब है ना साल हुआ, तुम लोग 3-4 दोस्त थे पार्टनर्स, झमेला होने लगा, बोला कि हम इतना कैपिटल दिए हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, वो बोला कि नहीं हम ज़्यादा दिए, तुम बोले कि नहीं हम ज़्यादा दिए तो हमको मिलना चाहिए। तुमको पता है कि हाँ अगर ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजंस लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग फैसला आएगा, ठीक है। तो तुम क्या बोले ना, ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोर्ट में केस कर दे रहे हैं, अब वहीं पर फैसला होगा। अब तुमको मालूम है कि कुछ भी कर लोगे वहाँ पर यही फैसला आने वाला है, अगर हम लोग आपस में सेटलमेंट नहीं किए। जैसे बात को समझो, अगर तुम लोग झमेला कर रहे हो, मान लो कि तुम बोल के दिए कि देखो तुम कोर्ट केस करोगे भी ना तो इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि हम लोग बैठ के आपस में राय मशवरा करके रेशियो बांट लेते हैं, समझ में आया। 2 पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, तो तुम लोग अगर खुद से सेटलमेंट कर लिए तो कोर्ट में जाने का कोई दरकार नहीं है, अब कोर्ट में जाएगा तो वो सीधा ये एक्ट के अकॉर्डिंग फैसला होगा, इक्वली कर देगा वो। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तब, जैसे क्वेश्चन जाएगा उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो उस समय इक्वली होगा। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है कि ये कैपिटल जो कोई दे रहा है तो उसमें अगर तुम एग्रीमेंट में डीड में पहले से नहीं लिखे हो अगर कि हाँ कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो बाद में अगर तुम झमेला किए तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, नहीं मिलेगा तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोर्ट में आने पे कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए तुमको पहले से डीड में लिखवाना होगा तभी होगा, हाँ। ठीक है, क्योंकि ये एक्ट का कानून है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पैसा ड्रॉ कर रहे हो, देखो इसके बारे में हम बता रहे हैं, अभी सब डिटेल में बता रहे हैं, आगे में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है ना। मान लो 4-5 जन हो, मतलब 5 पार्टनर्स हैं, उसमें कोई पैसा वाला ज़्यादा हो सकता है, कोई कम भी हो सकता है, 19-20 हो सकता है। तो ये इसलिए बोला जाता है कि चलो तुम ज़्यादा पैसा दोगे ना अगर कैपिटल में तो हम तुमको इंटरेस्ट पे होगा। तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होगा, सोचेंगे कि चलो हम अगर कैपिटल लगाएंगे तो हमको साल में इंटरेस्ट भी मिलेगा। समझ में आया? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का जो मेन मकसद होता है, एम होता है उसके पीछे, वो यही होता है ताकि अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो इससे क्या होगा, आज वो लगा रहा है कैपिटल, ठीक है, कल तुम्हारा मन भी करेगा अरे भाई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ही हमको, प्रॉफिट तो फिर बात का चीज़ है, प्रॉफिट भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। तो ये क्या होता है कि इनकरेज करने के लिए जितना पार्टनर से कैपिटल लाएगा, जिसका ज़्यादा कैपिटल लगेगा उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर्स भी डिसाइड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, जो मतलब पैसा है तुम्हारा, फर्म में तुम काम किए, तुम्हारा प्रॉफिट है, कैपिटल है और भी बहुत सारा चीज़ है, तो जितना तुम्हारा पैसा निकल रहा है फर्म के पास में, तो कभी कभी होता है पार्टनर्स आया बोला कि इसको ज़रूरत है छुट्टियाँ दे दो पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ पर क्या है, कंपनी पहले से ये एक कानून लगा देगा कि अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि पार्टनर्स लोग ज़्यादा ड्रॉ नहीं करें पैसा। समझ में आया बात? ड्रॉ करने पे चार्ज लगेगा, हाँ, इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अगर पैसा विड्रॉ करेगा बार बार तो फॉर्म पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो ये भी एग्रीमेंट में लिखा रहेगा तो ही होगा, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है तो बाद में फिर सब पार्टनर मिलके चिल्ला चिल्ली भी करेगा तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ठीक है, कोर्ट केस करेगा तो वो सीधा डेट दिखाएगा लॉयर, बोलेगा देखिए ये लोग पहले से कुछ एग्रीमेंट करके रखा नहीं है, अब है ना इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा फॉर्म, ठीक है। अब सुनो, अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को, ठीक है, जैसे 5 जन है, उसमें से बोला कि देखो बिजनेस में बहुत पैसा का ज़रूरत है, ठीक है, तो हम लोगों को लोन लेना पड़ेगा, तो तुम बोला कि ठीक है हम लोन दे देंगे, ठीक है, बैंक से लेने जाएंगे तो फलाना ढिमकाना बहुत सारा कागज वागज मांगेगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसमें कानून ये है कि अगर तुम लोग अपने मर्जी से अगर कोई रेट फिक्स किए हो, एग्रीमेंट में लिख दिए हो, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और अगर कोई तुम इसके बारे में कुछ भी लिखे ही नहीं थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम देंगे, तो ये कानून है कि तुम जो भी इंटरेस्ट लोन देगा फर्म को, उसको फर्म को 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पार्टनर को पर एनम, जिससे लोन लिए उसको ना, हाँ, जो पार्टनर देगा लोन 6% उसको देना पड़ेगा पर एनम। अगर इसको याद रखना, नहीं लिखा होगा तब 6% देना हाँ, पड़ेगा, और अगर लिखा हुआ रहेगा तो फिर वही देना होगा। आपको 6% से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लिखा हुआ अगर जो रहेगा, इसलिए उसमें कंफ्यूज मत हो जाना,
ठीक है। दूसरा बात इसको सुन लो, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स को वो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा और वो शो होगा पीएल अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। समझ में आ गया बात? तो इस चीज को याद रखना, मतलब एमसीक्यू में पूछा जाता है वेदर इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी दिलाएगा, लेकिन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब है चाहे तुम्हारा लॉस हो बिजनेस का या प्रॉफिट हो वो तुमको देना पड़ेगा। अब है रेम्यूनरेशन, जैसे कि मान लो कि 5 पार्टनर है, उसमें से ये बोला ना कि तुम एक काम करो हम लोग का और भी काम है, तुमको हम पूरा बिजनेस का ये दे दिए हैं, तुम संभालो पूरा बिजनेस। ठीक है, तुम उस समय कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है हम बिजनेस संभालेंगे। तुम्हारा मन में ना ईयर के बीच में हमारा मन में ये हुआ कि हम लोग सब मतलब कुछ नहीं कर रहा, हम ही काट रहे पूरा, ठीक है, तो हमको तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलना चाहिए सैलरी के तौर पे। तो तुम क्या किए ना, एंड में ये बात बोल रहे, ठीक है, तो झमेला वमेला होने लगा। हाँ, तुम एग्रीमेंट में नहीं लिखवाए थे। ठीक है, तो ये तुम लास्ट में उन लोगों को बोले, तो वो लोग बोलेगा कि नहीं ये तुमको हम देंगे नहीं। तुम क्या किए, तुमको पता नहीं था ये सब कानून कि पहले से एग्रीमेंट में लिखवाना पड़ता है। तुम कोर्ट में केस कर दिए, कोर्ट वाला देखा कि प्रोविज़न में क्या लिखा है, प्रोविज़न में ये लिखा हुआ है कि अगर पहले से नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मान लो कि कोई नया पार्टनर को एडमिट करना है, तुम लोग बिजनेस कर रहे थे, एक पार्टनर आया बोला कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये करना चाहता है। उस सिचुएशन में जितना पार्टनर्स रहेगा पहले से, वो सब का सब जब तक एग्री नहीं करेगा तब तक उसका एडमिशन नहीं होगा। एक पार्टनर भी अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है नहीं होगा उसका एडमिशन। ठीक है, ये था इसका मेन पॉइंट्स पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट्स मेंटेन करने का। इसको तुमको याद एकदम दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री a minor may be admitted for the benefit of partnership। जैसे मान लो माइनर है, माइनर उसको बोलते हैं जो 18 साल से नीचे है जिसका एज। ठीक है, वो अगर पार्टनरशिप बिजनेस में ज्वाइन करना चाहता है अगर, तो अगर देखो यहाँ पर देखो ये लॉ का वर्ड अभी यूज कर रहे हैं। लॉ पढ़ना एक आर्ट है, वहाँ पर हर एक वर्ड्स को ध्यान से देखना पड़ता है। यहाँ पे लिख दिया ऑल, सारा पार्टनर्स एग्री करेगा तो माइनर एडमिट हो सकता है, लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए, मतलब सिर्फ प्रॉफिट में उसका हिस्सेदार होगा, लॉस में कुछ नहीं। ये तो बता दें मेरे पार्टनर्स क्या है। ये क्या है कि पार्टनर जो रिटायर होगा, रिटायर होना चाहता है, तो वो या तो सारे पार्टनर्स के कंसेंट के हिसाब से भी हो सकता है, या फिर एग्रीमेंट जो उन लोगों का रहेगा उस हिसाब से भी हो सकता है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसमें कुछ बेनिफिट्स होता है रजिस्ट्रेशन कराने से। ठीक है, दूसरा 5वां पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हाँ किसी का मरने पर, पार्टनर के मरने पर क्या होगा बिजनेस का, तो जनरली क्या होता है कि किसी का डेथ पे फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है।
हो जाएगा हाँ हो जाएगा हो जाएगा मतलब भाई डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ खत्म हो जाएगा। अगर लिखा हुआ नहीं है तो unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed। और अगर लिखा हुआ रहेगा कि नहीं होगा तो मरने का बाद अरे भाई अगर दो पार्टनर्स मान लो है बिजनेस में तो एक मरेगा तो ऐसे ही तो खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप बिजनेस। वो तो केस तब का है जब दो से ज़्यादा रहेगा हाँ कि हाँ हम मर जाएंगे तो मेरा बेटा चलाएगा, ठीक है। तो वो डेथ के जब चैप्टर जाएगा तो उसको पूरा क्लियर होगा। तो हम जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए। अमन, भास्कर and Chaman are partners in a firm. They do not have a partnership bid। मैं बोल दिया है इन लोगों के पास कोई पार्टनरशिप बिड वगैरह नहीं है। अब ये तीन पार्टनर है। पहला क्या है, अमन who has contributed more capital than other partners। अमन जो है बाकी पार्टनर्स से ज़्यादा पैसा कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है। डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। बट भास्कर एंड चमन डू नॉट एग्री विद हिम। वो क्या बोल रहा है कि अमन जो है कैपिटल में ज़्यादा पैसा दिया है इन दोनों से, अब वो डिमांड कर रहा है कि हमको 10% इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल में। जो रिमेनिंग दो पार्टनर से वो लोग एग्री नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा। हाँ तो यहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी पार्टनरशिप डीड पहले से बना हुआ नहीं है। हाँ समझ आ गई। तो भास्कर हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस। भास्कर जो था वो पूरा टाइम वही देता था बिजनेस चलाने में। डिमांड्स सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ। सैलरी के लिए वो डिमांड किया है 5000 पर मंथ का। बट अमन एंड चमन डू नॉट एग्री विद इट। हाँ इसमें भी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से उन लोगों के पास कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। चमन डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन of ₹50,000 advanced by him to the firm at the market rate of interest which is 12% per annum। चमन जो है लोन दिया था, ठीक है, 50,000 रुपये का फर्म को। अब वो डिमांड कर रहा है ना कि हमको मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 12%। इसका बोलो क्या होगा, 6% ही मिलेगा। क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है उसको 6% ही मिलेगा, केस करे जो करे, ठीक है। पर एनम वर्ड, ठीक है, इस बात को याद रखना। लोन कब दिया है इसका डेट देखना है, अगर दे दिया है तो इस पर गौर करना है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर रहेगा या कैलेंडर ईयर रहेगा जो भी रहेगा, तो जब लोन देगा उस दिन से ही एंड डेट तक का इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। अमन हैज ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। अमन जो है फर्म से ना 10,000 रुपया विड्रॉ किया है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। भास्कर एंड चमन डिमांड दैट इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। क्या होगा, नहीं चार्ज नहीं होगा क्योंकि लिखा नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स वाज ₹50,000। जितना भी ये जो था है ना, ये इनमें से किसी भी चीज़ को अभी अकाउंट में मतलब लिया नहीं मिलेगा। प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट 50,000 रुपया है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। तो देखो इसमें से 4 पॉइंट में से 3 का तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ 6% जो 6% लोन का अमाउंट है बस वही निकालेंगे। 50,000 पे 3,000 रुपया आएगा और उसी को माइनस करेंगे। समझ में आया बात? 3,000 लोन पे आएगा तो 47,000 बटेगा। हाँ ये क्लियर है। तो हाँ ये इस तरह का भी क्वेश्चंस तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। ये सब ये सारा क्वेश्चन किस पर डिपेंड है, ये वाला जो बताया है लॉ इस पर डिपेंड है, ठीक है। तो वो पूछ भी सकता है कि हाँ कौन पार्टनरशिप एक्ट का ईयर पूछ सकता है कि कौन सा प्रोविजंस एप्लीकेबल है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो ये सब चीज़ बता रहे हैं, ये सब सिर्फ दिमाग में रखना है तुमको। ये वाला बॉक्स भी पढ़ लेना।
बता चुके हैं। हाँ ठीक है, तुम अगर सोचोगे कि हम सिर्फ एमसीक्यू पीछे से सॉल्व कर ले तो ये गलत वे होगा प्रिपरेशन का, ये बात जान लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, तुम पढ़कर सॉल्व करोगे तभी तुम कमांडेबल पोजीशन पे आओगे, क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा जरूरी है कि वहां से पूछेगा वो। अब क्या है, अमन वांट्स दैट Aman wants that profit should be distributed in the ratio of the capitals. अमन चाह रहा है ना कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो, बट भास्कर एंड चमन वांट दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्योंकि पहले से ये लोग एग्रीमेंट वगैरह नहीं किया है। चमन proposes that his son धर्मेंद्र be admitted into partnership. चमन अपना प्रपोजल रखा है कि मेरा बच्चा को पार्टनरशिप में डाल दें, ये अभी नहीं होगा। एग्री करेगा तब ना होगा। हाँ तो कुछ लिखा कहाँ है? हाँ अभी तो ये प्रपोजल रखा है, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस एंड अनटिल ऑल द पार्टनर्स एग्री टू हिज एडमिशन। और अगर होगा तो फिर जैसे माइनर अगर बोलेगा तो सिर्फ बेनिफिट होता रहेगा ना, लॉस में नहीं आएगा। हाँ, firm has given loan to भास्कर, अमन एंड चमन। ठीक है, फर्म जो है ये वाला पॉइंट सुन लो, ये वाला आगे में है। फर्म अगर लोन देगा, फर्म देगा हाँ पार्टनर्स को, हाँ तो उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकता जब तक एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा। कोई नहीं, जितना दिया उतना ही लौटाने होगा। हाँ समझ में आ गया। तो हाँ यहाँ पर ये लिखा है, ये लो, फर्म हैज गिवन लोन टू भास्कर, अमन एंड चमन डिमांडिंग टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। एग्रीमेंट में पहले से कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में भी आगे में पूछना है। तो ये सब यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो पीछे बताया है। अब सुनो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सुन लो। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, पार्टनर अगर फर्म को लोन दे रहा है, हम लोग जो अकाउंट्स बना रहे हैं ना, ये पार्टनर का नहीं बना रहे, ये फर्म का बना रहे हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। तो अगर इंटरेस्ट लोन दिया कोई पार्टनर, तो फर्म अगर इंटरेस्ट उसको देगा तो फर्म के लिए तो वो खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो उसका अगर ये जनरल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर रहेगा उसका नाम लिखाया गया है, तो ये इसी के लिए डेबिट हो रहा है। और टू कैश, कैश एसेट है, इसी के लिए डिक्रीज हो रहा है। ये समझ में आया? तो और फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। कुछ पूछना है? और अगर ड्यू हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं किया है फर्म, तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस का नाम जो है वैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर जो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख सकते हैं, जैसे पहले। हाँ, तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि उसको लायबिलिटी साइड में अलग से दिखाएंगे। और अगर ये वर्ड यूज तुम करोगे लोन बाय पार्टनर, ठीक है, तो लोन के अमाउंट के साथ वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके जो एंट्री पास कर रहे हो उसका इम्पैक्ट जानना भी जरूरी है। ठीक है, लोन बाय पार्टनर तो ये तो लायबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो तुम लिखोगे तो वो भी लायबिलिटी कहलाएगा। यहाँ अलग अलग लिखा गया ये सब। हाँ, एंट्री तो ये वाला एंट्री सेम होगा, खाली यहाँ पर कैश के जगह पे ये वर्ड लिखा है। समझ में आया? पूछना है? इसका सम देख लो। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ये लोग इक्वली बांटता था। हैविंग कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच। दोनों कैपिटल जो दिया है 5 लाख रुपया करके,
On 1st October 2020, Anil and Sunil advanced loan of rupees 50,000 and 75,000 respectively to the firm. 1st October को अनिल और सुनील दोनों मिलके लोन दिया है. लोन दिया है. एडवांस्ड वर्ड यूज यहाँ किया हुआ है. या तो ऐसा भी बोलो, सिर्फ लिख सकता है एडवांस्ड, लोन का वर्ड हटा देगा. उसका मतलब भी वही होता है कि लोन देना है. 50,000 दिया है अनिल, सुनील दिया है 75,000 फॉर्म को दिया है. इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was paid by check. ठीक है, तो चेक के थ्रू फर्म जो है उन लोगों को पेमेंट किया है. ठीक है, तो मतलब 31st March ईयर एंडेड बोल रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है ये लोग. आज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो मतलब क्या है, अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर से मार्च 6 महीना होगा. ठीक है, तो पहले तो लोन जो फर्म को मिला है उसका एंट्री पास होगा. 1st October बैंक अकाउंट डेबिट 50 + 75 1,25,000. जो जितना दिया है बैंक एसेट है, इसी के लिए डेबिट हुआ है, और लोन लायबिलिटी है, इसी के लिए क्रेडिट हुआ है. एंट्री का लॉजिक समझ में आ गया. तो मॉडर्न अप्रोच पूरा दिमाग में बैठा रहना चाहिए. स्टूडेंट लोग एंट्रीज भूल जाते हैं इसका. ठीक है, इसको दिमाग में रखना है कि ईयर एंड का जो डेट होगा इसमें तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ना बैठा देना. ठीक है, 6% इंटरेस्ट का रेट दिया नहीं है तो 6% 6 महीना. ठीक है, वर्किंग पीछे दिखाओ या यहीं पर शॉर्ट में करके दिखा दो तो पता चल जाएगा. जर्नल एंट्री जब बनाने के लिए जब भी बोलेगा पूरा फॉर्मेट के साथ बनाना होगा. फॉर्मेट नहीं बनाओगे मार्क्स कट जाएगा, और नरेशन भी लिखना होगा. ठीक है, और फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना. उसका नहीं होगा, पैसा दे दिया, पैसा दे दिया वापस वही चेक में. ये तो ऐसा कहाँ दिया, इंटरेस्ट से दिया अभी. उसमें लिखा पेड बाय चेक. ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर द ईयर एंडेड वाज पेड बाय चेक. खाली इंटरेस्ट दिया. हाँ, वन से 4 तक करके आओगे. ठीक है, कॉपी में इसको बनाओगे. अब इसमें तुम लोग कोई भी सुस्ती मत करना. हाँ हाँ, ऐसे स्टूडेंट अगर करता है ना तो वो फिर भूल जाता है एग्जाम में. ऐसा होता है. स्टूडेंट का आदत रहता है वैसे करने का, बस वहाँ पर उसको दिक्कत होता है. ऐसे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर 3 घंटा का पेपर रहेगा. 80 मार्क्स में 3 घंटा दिया था ना. हाँ, 3 घंटे दे दो. बहुत लंबा टाइम. हाँ, तो इसको करोगे ना तो 12 का तो समझ में आएगा कितना लंबा टाइम. अरे हो तो जाएगा, लेकिन अपना प्रिपरेशन सही करना है ना. कैलकुलेशंस बहुत है इसमें भी आगे में. ये पीएल एप्रोप्रिएशन चैप्टर जो इसमें बहुत सारा टॉपिक है. ठीक है, तो हमको क्या था, इसको थोड़ा पढ़ाते हैं हम, डायरेक्ट बड़ा वाला समझ में आ जाते हैं. अब क्योंकि वो लोग छोटा वाला भी पूछ रहा है